एक सॉफ्टवेयर है जो कि स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है। मेरे बहन भाई जब कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते थे उस टाइम पे मैं क्या करता था कि कीबोर्ड्स याद कर लिए, कमांड्स याद कर ली और मैं अपने आप को बड़ा एफिशिएंट समझता था कि यार मैंने ये की याद कर ली। तो सेंसस में ये आया कि पाकिस्तान में कोई आपकी 2.4 मिलियन जो है वो आबादी डिसेबिलिटी का सामना कर रही है। ठीक हो गया ये। अब जैसे बहुत कॉमन चीज़ है, रैंप्स जो है मौजूद नहीं होते हैं हमारे यहाँ बहुत सारी रेस्टोरेंट्स पे, यू नो, दैट्स अ ह्यूज थिंग। आई मीन एक सिंपल सी चीज़ है, कोई अगर कभी कभार खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको उस वक्त एहसास होता है कि यार काश यहाँ पर एक रैंप होता, मैं अपनी व्हील चेयर आराम से ऊपर ले जाता। पहले मुझे एग्ज़ाम से पहले मेरी टेंशन क्या है, पढ़ना बाद में होगा यार, वो वॉलंटियर मिल जाएगा, उसको चलो मैं पैसे भी दे देता हूँ, क्या कोई आ जाएगा? सुबह 9 बजे अगर मैं बुला रहा हूँ, क्या वो उठ जाएगा, आ जाएगा? तो मेरी एग्ज़ाम से पहले वाली रात और हमारे बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड दोस्तों की, जो तैयारी से ज़्यादा ये परेशानी होती थी, यार राइटर कहाँ से आएगा? Hello and welcome to Tech Brand and Beyond. Today we have a real special guest today. बहुत सारे लोगों के फ्रेंड हैं, ही इज़ अ वेरी वेल नोन फिगर एंड अ वेरी 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 स्पेशल पर्सन। और बहुत कुछ इनसे सीखने को हमेशा मिलता है। और मेरी इनके साथ पढ़ाई भी रही, और जब उनके साथ हम थे तो बहुत सारी रिफ्लेक्शंस थी। तो इसीलिए हमने आज ख़ास फूड्स के फाउंडर अली तरीन साहब को दावत दी है कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें और हमें बताएं कि हाउ हिज़ जर्नी इज़ गोइंग एंड व्हाट ही इज़ अप टू नाउ। सो अली, ओवर टू यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फैज़ान फॉर हैविंग मी और बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ बड़े अरसे बाद एक तो मुलाकात भी हो रही है और काफ़ी सारी चीज़ें उस दौरान चेंज हो गई हैं। आप भी बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट हो चुके हैं और अली भाई के साथ मुलाकात हुई, इनकी जर्नी सुनी, इनके साथ मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। So Ali, we are having a conversation off screen, and I really was very happy to hear that, there's a lot of connection between, that I didn't think that I would find in your journey and mine. So can you tell us आपने कैसे स्टार्ट की अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी? एंटरप्रेन्योर जर्नी बहुत मज़ेदार अंदाज में हमने स्टार्ट की है और बेसिकली मैं एक एंटरप्रेन्योर से पहले एक सोशल एक्टिविस्ट या अगर आप कहें इंक्लूजन एक्टिविस्ट और हम मैंने और फैज़ान ने एक साथ एक कोर्स किया था, एक सर्टिफिकेशन की थी आईबीए में, जो वहाँ पे हमने एक चीज़ सीखी थी ना, क्योंकि हर शख्स कुछ ना कुछ सोचता है और वो सोचने के साथ ये कहता है कि भाई अच्छा तब मैंने ये काम करना है, ओके 5 साल बाद मैं ये काम करूँगा, 2 साल बाद मैं काम करूँगा। मैं टर्मिनोलॉजीज़ नहीं यूज़ करूँगा आप लोगों के लिए, बट मैं आसान अल्फाज में अगर बात करूँ तो वहाँ पे हमने जो एक चीज़ सीखी वो थी, भाई जो करना है वो अभी और आज से स्टार्ट करना है। वो एक चीज़ थी जिसने जो है वो बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में इम्पैक्ट किया। मैं सोचता था हाँ यार, ये सारी चीज़ें जब मैं सोचता हूँ कि आज से 5 साल बाद करेंगे, जब रिसोर्सेज़ होंगे तब करेंगे या जब इतना पैसा आ जाएगा तब करेंगे, तो व्हाई नॉट अभी से क्यों ना स्टार्ट करनी? तो आई थिंक जर्नी वहाँ से थोड़ा-सा स्टार्ट होना शुरू हुई और हमारा माइंडसेट डेवलप हो ओके सो जो चीज़ें हम सोचते हैं वो हमें करनी है। हमारा जो स्पेसिफिकली पहला प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ या जिसे आमतौर पे लोग जानते हैं फास्ट फूड्स के नाम से केएफके प्राइवेट लिमिटेड, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगेन हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसका मकसद प्राइमरी ये था कि हम सोशल एक्टिविज्म करें और लोगों को डिसेबिलिटी के हवाले से बताएं, बिकॉज डिसेबिलिटी की अवेयरनेस आमतौर पे लोगों में बहुत कम है और जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की, जिसकी वजह से उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो आम लोगों से, माशरे से बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बिहेव करना शुरू करता है। तो हम एक आइडिया के साथ आए कि यार ये हमें पर्सन विद डिसेबिलिटी समझते हैं। क्या ख़्याल है कि थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए इनको डिसेबल बना दिया जाए? तो वहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की और ये कॉन्सेप्ट है डाइनिंग इन द डार्क। और डाइनिंग इन द डार्क फिर जब हमने किया, तो डाइनिंग इन द डार्क में हमने कहा कि जो पार्टिसिपेंट इसमें आएँगे, वो अगले 1 घंटे के लिए विजुअली इम्पेयर्ड बन जाएँगे, यानी वो देख नहीं सकेंगे और वो सारी चीज़ें जो हम अपनी लाइफ़ में
थ्रू आउट द लाइफ करते हैं, वो सारी चीज़ें वो अगले 1 घंटे के लिए करेंगे। हम कम से कम 24 घंटों में से उनका 1 घंटा हम उनको विजुअली इम्पेयर्ड बना देंगे। इसके लिए जो हमने ऑडियंस चूज़ की ना, वो हमने कहा कि यार ये किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के साथ नहीं करना। इसमें हमने तमाम लोगों को लेके आना। तमाम लोग ऐसे जो आगे जाके इसका इम्पैक्ट भी लेके आए। तो हमने जर्नलिस्ट को बुलाया, जर्नलिस्ट लाइक वसअतुल्लाह खान, ज़रार को। हमने सेलिब्रिटीज़ को एंगेज किया। सेलिब्रिटीज़ लाइक सरवत गिलानी, क्योंकि वो सोशल एक्टिविज़्म की तरफ भी थी। हमने एंटरप्रेन्योर्स को एंगेज किया, हमने आम लोगों को भी एंगेज किया, हमने अम्मियों को एंगेज किया, हमने यंग बच्चों को एंगेज किया। और वी वर नॉट श्योर कि लोग इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। और एनआईसी नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में हमने ये पहली दफ़ा डाइनिंग इन द डार्क का कॉन्सेप्ट लेके आए। और मेरा ख्याल है 50-60 से ज़्यादा लोगों को हमने इनवाइट किया था। 70-80 लोग से ज़्यादा लोग आ गए थे। मतलब बहुत से ऐसे लोग थे जिनको हमने इनवाइट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने वो कॉन्सेप्ट सुना था, वो आ गए थे। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी हम उनसे कुछ चार्ज नहीं कर रहे थे। तब तक हमने इसको एज़ अ बिज़नेस बनाने के बारे में नहीं सोचा था। हम इसको प्योरली एक अ, काम कर रहे थे कि यार इसके ज़रिए हमने अवेयरनेस रेज़ करनी है। और फिर मैंने कहा कि यार फ़िज़ा इसको कुछ मज़ीद यूनिक बनाना है। फ़िज़ा इज़ माय सिस्टर, Yeah, और वो भी मेरी she's है। also very, very favorite like you. माशाल्लाह। फेमस लाइक मी, और वो मुझसे ज़्यादा स्किल्ड है। हाँ जी, हाँ। ठीक है, पाकिस्तान की पहली विजुअली इम्पेयर्ड शेफ़ होने का एज़ाज़ हासिल है उनको। अच्छा, और वो खाना बड़ा अच्छा बनाती है। मैंने कहा फ़िज़ा यार कुछ करते हैं। फ़िज़ा ने कहा कि क्या? मैंने कहा फ़िज़ा खाना तुम बनाओगे? कहती मतलब आर यू श्योर? मैंने कहा हाँ, फ़िज़ा खाना तुम बनाओ। कहती है मतलब उसने वैसे घर के लिए खाना बहुत बनाया हुआ है, ठीक है? और हम लोग उसको उसका खाना खाते थे, खुश भी होते थे, पसंद भी करते थे, लोग एप्रिशिएट करते थे। अब एक बहुत बड़ी गैदरिंग है, जो कि पब्लिक है, इनको नहीं पता। मैंने कहा पिज़्ज़ा खाना तुमने बनाना है, और हमने किसी को बताना नहीं है कि खाना तुमने बनाया है, ठीक है? और हमने इवेंट किया। इवेंट करने के बाद लोगों से हमने फीडबैक पूछा। हमने कहा कैसा एक्सपीरियंस रहा? लोग कुछ इमोशनल हुए, कुछ लोगों ने कहा यार हमें तो आँखों में आँसू आ गए, कुछ लोगों ने कहा यार हमसे खाया नहीं गया, कुछ लोगों ने कहा कि हम मतलब यू नो समझ ही नहीं आया क्या करना है। तो मैंने कहा खाना कैसा था? और सब इस पे एक पेज पे थे, खाना बहुत ज़बरदस्त था, जितना हमने खाया हमें अच्छा लगा। ज़बर फिर हमने उनको बताया कि जो खाना है ना, ये किसी आम बंदे ने नहीं बनाया, ये एक विजुअली इम्पेयर्ड शेफ़ ने बनाया है। फिर वहाँ से वो इम्पैक्ट आना शुरू हुआ कि ओके, तो हम वो लोगों को बता रहे हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि भाई एक होता है ना कि बोल के कि यार विजुअली इम्पेयर्ड लोग भी इक्वल हैं, वो भी वो सारे काम कर सकते हैं जो आप काम कर सकते हैं, वो भी जॉब कर सकते हैं, वो भी खाना बना सकते हैं। लेकिन वो जो इम्पैक्ट था प्रैक्टिकली, तो वो उसको हमने बताया। और फिर हमने कहा कि नहीं यार ये सिर्फ सोशल एक्टिविज्म तक नहीं रहेगा, बल्कि इसको हम एक प्रॉपर वेंचर की सूरत में लेके जाएंगे, ग्रेट। ताकि हम और लोगों को अवेयर कर सकें। ज़बरदस्त यार, ये तो बड़ी अमेज़िंग थी। और बल्कि मैं तो इस पूरी जर्नी को बहुत फ़ॉलो किया है। और रियली मतलब हर स्टेप के ऊपर मैं देख रहा होता हूँ। और फ़िज़ा जो है आपकी बहन, वो भी माशाल्लाह हैरत होती है। कभी उनको भी हम बुलाएँगे इस पॉडकास्ट में। आई रियली वांट टू नो द प्रोसेस। प्रोसेसेस आर एवरीथिंग। दैट्स द अच्छा, सिस्टम। अक्सर लोग बहुत फैज़ान ये समझते हैं कि खाना मैं बनाता हूँ, तो भाई मैं इस चीज़ को बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि खाना नहीं बनाना आता मुझे। ये आगे की हाँ, भी फाइलें हमें सही कर खाना बनाना नहीं आता। ये आगे की भी फाइलें सही करना है। अभी बड़ा ज़रूरी है। देखिए, बात क्या है कि खाना आप नहीं बनाते, लेकिन यू आर क्रिएटिंग द रेसिपी फॉर सक्सेस फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, होपफुली। या सो वो बातें बनाने बात खाना बनाना ये खाना नहीं बना सकते। true. But yeah, I mean, on that tangent, on that note, I think just for a little bit of context, can you tell us about your early life and how that shaped your journey? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और आई थिंक यहाँ से हम शुरू करते हैं। मैं आई थिंक 4-5 साल का था तब मेरे पेरेंट्स को ये फ़ील होना शुरू हुआ कि कुछ मसला है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद देयर चाइल्ड। अ, और उन्होंने इस मसले को आइडेंटिफ़ाई किया, क्योंकि जब मैं खेल रहा होता था, तो बेसिकली तो मुझे नज़र आ रहा होता था। अच्छा। लेकिन जब छोटी-छोटी चीज़ों की बारी आती थी, तो वो मैं पिक नहीं कर पाता था। तो उनको समझ आया कि ओके, आईसाइट है, ये देख सकता है, लेकिन पूरी तरह नहीं देख सकता।
और फिर हम डॉक्टर्स के पास जाना शुरू हुए, जैसे हर फैमिली के अच्छे पेरेंट्स करते हैं। उन्होंने यही किया, पाकिस्तान भर के ओवरऑल ग्लोबली भी रिपोर्ट जाना शुरू हुई और उन्होंने कहा कि भाई क्या मसला है, क्या किस तरीके से होगा। तो अम, जो एक कंसेंसस आता था डॉक्टर्स का, आई डोंट नो क्यों आता था वो, या वो मुझे तसल्ली देने के लिए आता था, पेरेंट्स को तसल्ली देने के लिए आता था, अपनी क्लिनिक को चलाने के लिए आता था। एक कंसेंसस जो आता था वो कहते थे कि कोई बड़ा मसला नहीं है, ये इनकी ग्रोथ की एज है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो है वो सही से देखना शुरू हो जाएंगे। से जो वक्त था वो गुजरना शुरू हुआ और वो जो टाइम था कि सही से देखना शुरू करेंगे, वो इस दौरान ना मेरे अंदर वो बिल्ड होना शुरू हो गया कि ओके। अब जैसे जैसे गुजरना शुरू हुआ वैसे वैसे मेरी आई साइट कम होना शुरू हो गई, लेकिन मैं परेशान नहीं था इस चीज़ को लेके, बिकॉज़ मेरे अंदर वो एक बिल्ड हो चुका था कि ओके, एक वक़्त आएगा जब ये सही हो जानी है। मैं आस-पास के लोगों की बातें सुनता था। मेरे पेरेंट्स ने एक दफ़ा ये भी सोचा कि क्योंकि आम स्कूलों में, जैसे उस ज़माने की बात है, ख़ैर बहुत पुरानी बात नहीं है, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। हाँ, हाँ, पहली बात लिटिल माइंडसेट का हम जो है माइंड बता अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई। ऐड ही लगा रहे हैं हमारी पॉडकास्ट में ना, ऐड भी लगा रहे हैं बारे। मैं जवान हूँ। मैं जवान हूँ भाई, अभी प्रॉपर ऐड लगाएँगे, वो मेरे घरवाले कहते हैं भाई अपने लिए खुद ढूँढ ले। तो वो उसके लिए भी हम एक अलग से सेक्शन रखे हैं। बढ़िया यार, बट डेफिनेटली देखें बर्द खबे की तस्वीरें तैयार है इंशाल्लाह, डोंट वरी। चलिए। तो उस पे होता ये है कि भाई मैं ज़हनी तौर पे रिलैक्स था कि यार एक वक़्त आएगा कि मैं ठीक हो जाऊँगा। आस-पास के लोगों की बातें, फैमिली ने सोचा स्पेशल स्कूल में कराना है। अच्छा, इतनी अवेयरनेस थी कि वो स्कूल ने मुझे कहा कि यार अच्छा ठीक है, आप किसी और स्कूल में चले जाएँ, स्पेशल स्कूल में चले जाएँ। मैंने एक आंटी को जाके बताया, नेबर जो थी हमारी, जो वर्ड स्पेशल है ना, इसकी एक बड़ी एक सिग्निफिकेंस है, इसीलिए हमने फिर एक ख़ास वर्ड भी रखा, ख़ास फूड्स के लिए नाम। तो एक आंटी ने मुझे कहा कि मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं आपको पता है मैं तो वानो स्कूल में नहीं पढ़ूँगा, मैं स्पेशल स्कूल पे जाके पढ़ूँगा। वो आंटी ने कहा तुम्हें पता है वो स्पेशल स्कूल्स किसका होता है? वो तो पागलों का होता है, वो तो स्पेशल नहीं होता, वो तो वहाँ पे मासूम लोग जाते हैं। मैंने रोला डाल दिया घर में। अरे हाँ, मैंने नहीं जाना भाई, स्पेशल होगा वो अपने लिए होगा स्पेशल स्कूल। मैं आपको बताना ही कॉन्टेक्स्ट देने का मकसद ये कि आम तौर पे हमारे यहाँ जो अवेयरनेस का लेवल था वो ये था कि अगर हम कह रहे हैं कि वो स्पेशल स्कूल है, तो वो आपने एसोसिएट कर दिया जो हमारे यहाँ एम्पैथी का लेवल था वो कितना ख़राब था। जी। और वो मेरे ज़हन में ऐसी बैठी बात कि मैंने कहा नहीं जाऊँगा, मैं स्पेशल स्कूल नहीं जाऊँगा। ख़ैर कुछ हमने थोड़ा बहुत अपने जानने वालों के स्कूलों में पढ़ा, लेकिन बाकी पे मेरी होम स्कूलिंग होना शुरू हुई। अगेन ये ज़हन में सबने रखना है कि मुझे पता था कि भाई एक दिन ऐसा आएगा मैं ठीक हो सही हो जाऊँगा, और उसी के हिसाब से मैंने कहा यार ठीक हो जाऊँगा तब पढ़ लूँगा स्कूल में जाके जब ये सारी चीज़ें होंगी। चीज़ें बहुत चेंज होना शुरू हो गई उस दौरान, और अब मैंने कहा भाई कब ठीक होऊँगा मैं, ठीक है? अब मेरा भी जो है ना वो सब्र का लेवल जो है वो अ, एक तरह से वो एक आता है ना, एक लेवल आता है। तो मैंने कहा नहीं भाई, अब मुझे लेके चलो डॉक्टर के पास, मैं पूछूँगा कब ठीक होऊँगा मैं। हाउ ओल्ड वर यू एट दैट टाइम? ये अब मैं 9-10 साल का था तब। और ये अब थोड़ा सा नजर आ रहा है या बिल्कुल खत्म अब हो गया? कम होना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो गया, ठीक है? अब मैंने कहा भाई मुझे लेके चलो डॉक्टर के पास, मैं खुद पूछूँगा कि कब ठीक होगा। बड़ी तैयारियाँ-शैयारियाँ हुई मेरी, मैं आई वाज़ वेरी एक्साइटेड कि भाई अब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, अब मैं डॉक्टर से पूछूँगा, उससे जो है ना प्रॉपर टाइमलाइन लेके आऊँगा, ठीक है? और इस दौरान ये भी आपने याद रखना है कि मैंने वो सारे ख्वाब सेट कर लिए अपनी ज़िंदगी के, यार भाई ठीक हो जाऊँगा तो मैंने ये भी करने हैं, ठीक हो जाऊँगा तो मैंने ये भी करना है। सारी चीज़ें जो है वो एसोसिएट कर दी मैंने कि जब मैं ठीक हो जाऊँगा, उस टाइम की टर्मिनोलॉजी है कि ठीक हो जाऊँगा। डॉक्टर के पास गया और 10 साल का बच्चा है, मैंने उससे पूछा भाई मैं कब ठीक होऊँगा? मतलब मेरी आईसाइट कब आ जाएँगी, कब मैं सही से देखना शुरू हो जाऊँगा? डॉक्टर का जो जवाब था ना, वो मेरे लिए आई थिंक वो मुझे हिला देने वाला था। डॉक्टर ने मुझे वन लाइनर जवाब दिया। मैंने उससे पूछा कि मैं कब सही से देख सकूँगा? उसने मुझे कहा कभी नहीं। अब आप इमेजिन करें कि बच्चे को थ्रू आउट द लाइफ ये पता है कि एक टाइम आएगा कि मैं देख सकूँगा। मैंने स्कूल के ख्वाब सेट कर लिए, मैंने सारी एसोसिएशन मेरी है कि भाई मैं देख सकूँगा, तो मैंने ये करना है और मुझे एक डॉक्टर ये कह रहा है
कि तुम कभी नहीं देख सकोगे। एक तो ये थी कि शायद मैं यकीन नहीं करता, लेकिन वो क्योंकि ऐसे एविडेंस थे उस टाइम पे, जिनकी बेसिस पे उन्होंने वो बात कही थी, तो वो अब मेरे सामने ना उस टाइम पे 2 सवालात आना शुरू हो गए, या 2 ऑप्शंस आप कह सकते हैं कि वो आना शुरू हो गए। ऑप्शन नंबर 1 कि भाई रो धो के अपने आप से भी सवाल करो, सोसाइटी से भी और अल्लाह ताला से भी, कि भाई मैं क्यों, आई मीन इतने करोड़ों अरबों अफ़राद हैं, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? वो कोई और भी तो हो सकता था, मेरा कोई और बहन-भाई, कोई और नेबर, कुछ भी, बच्चे की एक सोच होती है, मैं ही क्यों? कि दूसरा सवाल मेरे ज़हन में आया कि ठीक है, व्हाई नॉट मी? और वहाँ से फिर वो जर्नी शुरू होती है कि व्हाई नॉट मी? व्हाई मी से व्हाई नॉट मी? और फिर मैंने अपने आप को वहाँ से वो चैलेंज दिया कि ठीक है, जो ख्वाब मेरे देखे हैं, जो ख्वाब मैंने सेट किए हैं, जो गोल्स मैंने सेट किए हैं, वो मैं सारे पूरे करूँगा अपने बगैर देखे। और फिर वहाँ से मैंने खुद अपने पेरेंट्स को कहा कि भाई मैं स्पेशल स्कूल में जाऊँगा, वहाँ से मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूँगा। मैं वहीं से फिर सोशल एक्टिविज़्म की तरफ आया। मैंने अपने आप को अपने स्किल्स को डेवलप करना शुरू किया, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर की, अपने लिए एवेन्यूज़ तलाश किए और अपने लिए पूरा जो रोड मैप मैंने सोचा था बचपन में, मुझे क्या-क्या करना है, वो पूरा रोड मैप सेट किया। ये तो थी मेरी जर्नी, मैंने सोच लिया। लेकिन इस पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएँगी जो कि सोसाइटी ने मुझे रोकी। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे आगे बढ़ना है। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक आम आदमी की तरह, एक नॉर्मल इंडिविजुअल, नॉर्मल यूज़ होता है बट हमारे दोस्त अगर नॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं ना, हम उनको बोलते हैं, हमारे तो दोस्त सामा भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम उनको कहते हैं, वो कभी-कभी नॉर्मल वर्ड यूज़ कर लेते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा इसका मतलब तुम मुझे एबनॉर्मल कह रहे हो। एवरीबॉडी इज़ नॉर्मल, राइट? मैं भी उतना ही नॉर्मल हूँ जितना कि कोई और। कोई भी शख्स, चाहे वो माज़ूरी है उसकी कोई भी है, तो वो उतना ही नॉर्मल है। तो हमने तो डिसाइड कर लिया कि हम ये कर रहे हैं। अब ये सोसाइटी को कैसे डिसाइड करना है कि हमें उसने करने देना है, अच्छा, वो अरे एक इस अलग वक़्त मुझे आप ये बताएँ स्कूल में जो आपका सिनेरियो था ना, मैं खुद भी एक ऐसा बच्चा रहा हूँ जो कुछ ज़रा-सा ना अंडरडॉग टाइप का, कि पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है या कुछ वो नहीं हो रहा। तो एक बच्चा जो होता है ना बिल्कुल कॉर्नर में जाता है और वो जो क्लास के बच्चे होते हैं ना, वो जो बुली करते हैं ना, ओए होए होए होए! वो मैं तो शायद समझता हूँ कि वो एक तरबियत भी होती है, एक ज़बरदस्त किस्म की। लेकिन वो उस एज में हो रही होती है तो विद दिस थिंग इन योर लाइफ उसके अंदर आपके साथ भी कुछ इसी तरह के वाकयात हुए जैसे ये जो बुलिंग और ये और बच्चों का आपस में टीचर्स तो कर ही देते हैं और ये जो आंटी थी बराबर वाली इन्होंने तो करना ही यही होता है कि ये कुछ नहीं करेगा भाई अम्मा ये कुछ नहीं करेगा। हुँ। तो मुझे ये बताएं द स्टूडेंट्स द पीपल दैट वर स्टडीइंग विद यू वो उनका क्या रवैया था? सर मेरे केस में बड़ा डिफरेंट सिनेरियो था। हम जिन स्कूल्स में मैंने जो, और मैं उनको बड़ा क्रेडिट भी देता हूँ जिन्होंने मुझे मेरी डिसेबिलिटी के बावजूद उस टाइम पे अपने स्कूल का हिस्सा रखा, तो उनको बड़ा क्रेडिट देते हैं। और उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट रखा हुआ था टीचर को कि भाई इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देनी है, इसको प्रॉपर्ली फैसिलिटेट करना है, इसको फ्रंट सीट पे बिठाना है, चाहिए जितना भी लेट आए, ताकि अगर ये बोर्ड को देख सके। उस टाइम की बात है जब मैं थोड़ा बहुत देख सकता था, इसको फैसिलिटेशन देनी है। अब होता ये था कि मुझे जब टीचर्स की तरफ से स्पेशल फैसिलिटेशन मिल रही होती थी, तो आस-पास के लोग, वो भी बच्चे होते थे ज़ाहिर है, उनको नहीं समझ आता था कि इसको स्पेशल फैसिलिटेशन क्यों मिल रही है। तो वो इंस्टेड के वो मुझे बुली करते, वो मुझसे डिस्टेंस करना शुरू कर दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये तो टीचर का फेवरेट है, नो मैटर क्या भी वजह थी। अच्छा, उस टाइम पे मुझे ये फ़ील होता था कि यार ये मेरे दोस्त क्यों नहीं बन रहे? ये लोग आपस में खेलते हैं, ये लोग मेरे साथ क्यों दोस्ती नहीं कर रहे, या मुझे इस तरह से क्यों? तो मुझे वो स्पेशल ट्रीटमेंट थोड़ा-सा बुरा लगता था। मुझे होता कि यार मुझे भी नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट करें। अगेन वही हम नॉर्मल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसको मैं यूज़ करता रहूँगा क्योंकि इस पॉडकास्ट के ज़रिए भी हम अवेयरनेस करने की कोशिश करेंगे। आज तो मेरा ये था कि भई मैं भी उतना ही इक्वल हूँ जितना कि मेरे साथ पढ़ने वाला दूसरा बच्चा। तो मुझे बिल्कुल आप ट्रीट करें, स्पेशल ट्रीटमेंट दें या जो फैसिलिटेशन है। लेकिन उसकी वजह से मेरी जो बाकी बच्चे हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं है वो मेरे दुश्मन बन रहे हैं। एट टाइम्स ऐसा भी होता है ना, माँ-बाप भी बहन-भाइयों
को थोड़ा-सा ट्रीटमेंट करते हैं तो वो जेलसी फैक्टर हो जाता है। जी। तो वहाँ पे मेरे जो क्लास फेलोज़ थे उनके अंदर जेलसी फैक्टर आना शुरू हो गया था। और जिसकी वजह से फिर मेरी दोस्तियाँ नहीं हो पाती थी बच्चों से, मैं अकेला रहता था। तो जब मैं अकेला रहता था, तो मुझे होता था कि नहीं यार ये कुछ गलत हो रहा है। तो डायरेक्टली किसी की हिम्मत तो नहीं थी उस टाइम पे मुझे कि वो डायरेक्टली कहता कि टीचर्स का कितना इतना दबाव होता था बच्चों पे। लेकिन उस वो दूसरे तरीके से अपना गुस्सा निकाल लेते थे, वो मुझसे बिल्कुल डिस्टेंस हो जाते थे। Allah. But at that time, was your sister also disabled? अच्छा, मेरी और मेरी सिस्टर की बिल्कुल अलग-अलग जर्नी है, ठीक है? हम दोनों को By the way, how many siblings do you have? हम लोग 6 बहन-भाई हैं Okay. और हम 2 बहन-भाई हैं जिनके साथ ये सिवियर थोड़ा मैटर। अच्छा, मेरी जर्नी ये चल रही थी मैं 10 साल का था, वो मुझसे बड़ी है मेरी बहन। अ, और उस टाइम उनकी आईसाइट वीक थी मगर इतनी ज़्यादा नहीं जितनी ज़्यादा तेज़ी से मेरी वीक हो रही थी। उनकी आईसाइट उन्होंने अपने सारे एग्ज़ाम्स खुद दिए, मैट्रिक तक सारा कुछ उनका सारा था। अ, मैं ये पहले हो गया था तो मेरी पूरी जो जर्नी थी वो चल रही थी। उनकी जर्नी थोड़ी बाद शुरू हुई और उनकी एकदम से, मेरी तो ग्रेजुअली हो रही थी, लेकिन उनका जैसे ही मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद शी लॉस्ट हर विज़न और उनके लिए भी इस चीज़ को थोड़ा-सा एक्सेप्ट करना मुश्किल था। और उनकी बट उन्होंने अपने आप के लिए थोड़ा-सा टाइम लिया और टाइम लेने के बाद वापस से फिर वो आई और फिर वो उन्होंने ऐसे-ऐसे कमालात किए कि एक आम बंदा भी जो कुकिंग कर रहा होता है, उसको थोड़ा मुश्किल होती है। हम अक्सर उससे सवालात करते हैं कि भाई मैं देख सकता हूँ, मुझे डर लगता है किचन में जाते हुए, मुझे छुरी से आग से डर लगता आग वाला जो चक्कर है अब really anyway we need to cover that process no for sure yes मैं actually I'm really interested how to that loneliness that you were settling back to the classroom environment where you were तो जब ये पूरा process हो रहा था तो how did you overcome it how were you able to make friends मेरे टीचर दोस्त बन जाते थे। हाँ मुझे याद है एक हमारे म्यूज़िक टीचर होते थे, वो मुझे ला के चीज़ें देते थे। उस टाइम पे मैं सिंगिंग-विंगिंग करता था, म्यूज़िक का मुझे शौक था। मुझे स म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ला के गिफ्ट दे देते थे। मुझे और बहुत ज़्यादा तो मैं और उस टाइम पे क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम भी होता था, तो मैं वो वाला बच्चा होता था। बच्चे खेल रहे होते हैं आजकल बाहर जाके भी और वैसे भी अब तो आजकल वीडियो गेम का ज़माना है, लेकिन उस ज़माने में बच्चे बाहर जाके खेलते थे। क्रिकेट खेल लें, बाकी सारी चीज़ें खेली, हमने भी खेली। हम उसको थोड़ा-सा अ, मॉडिफ़ाई करके खेलते थे। लेकिन मुझे ना वो टाइम में फिर दूसरी चीज़ों में लगाता था। मैं टीवी देखने में लगाता था। मैं उस टाइम पे न्यूज़ एंड करंट अफ़ेयर्स के प्रोग्राम्स देखा करता था। वाह ठीक है? तलत हुसैन साहब जो एक मशहूर एंकर हैं, उनको देखा करता था। मैं खबरें सुना करता था। तो मुझे जो दुनिया में हो रही होती थी चीज़ें उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होती थी। तो मेरा ज़्यादातर टाइम फिर वो टीवी देखने में या इस तरह की चीज़ों में होता था। तो वो मैं अपने साथ चीज़ें बिल्ड कर रहा था। तो मैं उस तरीके से कवर कर लेता था इंस्टेड कि वो मैं खेलूँ और सारी चीज़ें। Zabardast. So, I mean, as siblings, how were you, like, when if you both, um, were found out, okay, yeah, we're both blind, how did you, like, were you each other's support system for each other at that time? यस आई थिंक हम बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। हमें बहुत सारी हमारे चैलेंजेस एक जैसे हैं, हमारे सॉल्यूशंस एक जैसे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे को समझ भी सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा मतलब हम चूँकि बहन भाई तो हैं बट हम बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। तो मतलब अगर उसके कोई चैलेंजेस हैं या उसकी कोई बात है तो वो मुझे पता है, मेरी कोई बात है तो वो उसको पता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और हम आई थिंक इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फ़िज़ा से भी अगर आप पूछेंगे, वो भी ये इस बात को आपसे एग्री करेगी कि जो चीज़ें हम आपस में हमारी जो बॉन्डिंग है, वो शायद और किसी बहन-भाइयों के साथ हमारी नहीं है। Great, great, yeah, great. अच्छा अली भाई मुझे हमारी जो पॉडकास्ट है उसका थीम है टेक ब्रांड एंड बियॉन्ड सो व्हाट वी आर रियली इंटरेस्टेड एंड व्हाट द ऑडियंस हमने जो तैयार किया है ना ऑडियंस को हम तो टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं और जो इवॉल्व हो रही हैं चीज़ें तो मुझे ये बताएं कि क्योंकि मैंने तो आपके साथ सफ़र भी किया है और आपके साथ वक्त लगाया है यू आर ऑलवेज इनटू गैजेट्स अभी भी फ़ोन आएगा तो आप वो फ़ोन उठा देते हैं और सारी चीज़ें कर लेते हैं पढ़ते हैं तो हाउ दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हेल्प यू एंड हाउ इट इज़ अब जो और इवॉल्व हो रही हैं चीज़ें तो उसमें आपका क्या उसमें आप
लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस लेवल पे काम कर रहे होते हैं। और डू यू हैव अ प्लान टू वर्क ऑन दीज सिस्टम्स एज वेल इन फ्यूचर? अच्छा, मेरी ज़िंदगी में जिस तरीके से मेरे पेरेंट्स का रोल है, मेरे बहन-भाइयों का रोल है, आई थिंक उतना ही इक्वली पार्ट उन टेक्नोलॉजीज़ का भी है कि जो अम, इस दौर में विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए डेवलप हो रही हैं। आज से चंद साल पहले जब मैं एग्ज़ाम्स पढ़ रहा था, एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहा था, तो तब हमें पता चला कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है, वाओ! जो कि कंप्यूटर्स में आता है। मेरे दोस्त, मेरे कज़न्स, मेरे बहन-भाई जब कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते थे, उस टाइम पे मैं क्या करता था कि कीबोर्ड्स याद कर लिए, कमांड्स याद कर ली और मैं अपने आप को बड़ा एफिशिएंट समझता था कि यार मैंने ये की याद कर ली। ऑल्ट F4 करके मैंने सिस्टम बंद कर लिया, मैं बड़ा चैंपियन बन गया, राइट? फिर तो एक नई दुनिया आ गई, वो एक पूरा स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर आ गया मेरे पास, जिसकी वजह से मैंने अपनी कंप्यूटर में वो पूरा एक डेवलप किया। और आपको पता है, मैं अपने उन बच्चों में से एक था जो अ क्योंकि एक राइटिंग होती है ब्रेल की, ब्रेल जी, लैंग्वेज, जी। राइट? जिसके ज़रिए विजुअली इम्पेयर्ड लोग पढ़ रहे हैं। जी, जी। लिख रहे होते हैं, ठीक है? उसकी राइटिंग भी होती है? वो उसके ज़रिए आप लिखते भी हैं, उससे आप पढ़ते भी हैं, राइट। ठीक है? हमारे स्कूल में जो स्पेशल स्कूल आइडेरियो से हमने जो है वो इंटरमीडिएट के कॉलेज में था मैं उस टाइम पे, तो सब बच्चे जो है वो ब्रेल में लिख रहे होते थे हाँ। और मैं कहता था नहीं, मैं अपने साथ उस टाइम पे लैपटॉप लेके जाता था और मैं कहता था मैं इसमें लिखूँगा, मैं ब्रेल नहीं सीखनी, मुझे बहुत मुश्किल चीज़ है अरे! और मैं उस टाइम पे टेक्नोलॉजी को यूज़ करता था। वॉव! सिमिलरली फिर मैं वो बंदा था जो बच्चों का कंटेंट जो उस टाइम पे रिकॉर्डिंग हो रही होती थी, मैं उसको डिजिटली कन्वर्ट करके देता था कि भाई ज़िंदगी आसान बनाओ, ये लो यूएसबी, इसमें रिकॉर्डिंग्स हैं, इसको सुनो। उन नोट्स को मैं जो है वो कन्वर्ट करके देता था। और फिर स्पेशल स्कूल और कॉलेज के बाद हम यूनिवर्सिटी में गए। तो यूनिवर्सिटी में एक सबसे बड़ा चैलेंज था। अच्छा, सबसे पहले तो वही यूनिवर्सिटी मुझे कहती थी कि आप मास कम्युनिकेशन क्यों पढ़ेंगे? देखिए, हमारे बहुत सपोर्टिव टीचर हैं मास कम्युनिकेशन में, बट कुछ होते हैं और मैं एक बात बताऊँ, उनका भी मकसद गलत नहीं था, ठीक है? वो शायद मेरी ही भलाई के लिए और उनको लगता था कि शायद मैं मास कम्युनिकेशन पढ़ के मैं अपनी डिग्री ज़ाया कर दूँगा। तो मास कम्युनिकेशन में मुझे जब मेरा एडमिशन हुआ और क्योंकि मैं हमेशा से मीडिया और रेडियो, टीवी, मैंने आपको बताया ना तलत हुसैन को देखता था, जी। तो वो मेरा डेवलप हो गया कि भाई मीडिया की साइड पे ही जाना है। वॉव! तो जब मैंने मास कम्युनिकेशन चूज़ किया, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में एडमिशन हो गया मेरा और हम बहुत खुश। हमने 4-5 दिन गए, हमने ओरिएंटेशन में हमें एक दिन बताया गया कि भाई आपको बुलाया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से और डिपार्टमेंट ने ये कहा कि आपको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी ऐसे सब्जेक्ट में जिसमें आप डिग्री हासिल कर सकें और आप लेक्चरर बन सकें। आए! ठीक है? मास कम्युनिकेशन में क्या करेंगे आप वो, राइट? दैट्स नॉट यू यार। और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आपका फ्यूचर कि वा हाँ, उन्होंने कहा कि भाई मास कम्युनिकेशन आपके लिए। मैंने कहा क्यों नहीं है? क्योंकि आप ब्लाइंड हैं। मैंने कहा अच्छा। अच्छा, अभी अली भाई आपकी थोड़ी-सी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक मुझे एक केस याद आ रहा है। अदील राजा साहब हैं, वो अपनी जब स्टोरी हम अभी टीसीएफ के प्रोग्राम में थे, वो वहाँ आए थे। यार वो तो बेचारा उसको तो कुछ करने नहीं दिया टीचर ने। मैं कह रहा है यार ये तो यार आपका तो एडमिशन नहीं हो सकता, आपका ये नहीं हो यार आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं? और मतलब सख्त जुमलों का तबादला कि आप नहीं ये तो अली भाई इन अली तरीन साहब के साथ तो इस तरह की अभी तक इन्होंने इस तरह की कंप्लेन नहीं की है। लेकिन ही वाज़ लाइक के भाई उफ़! कि ये तो जाने ही नहीं दे रहा है टीचर के कह रहा है नहीं यार आप तो कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। इनफैक्ट आप ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की बात कर रहे हैं, अदीगी की आपने बात की, इसके अलावा बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। जी। ठीक है? उन सबको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर उनको अपनी फ़ाइट खुद लड़नी पड़ती है। हमने भी अपनी फ़ाइट लड़ी, ठीक है? मैं एक हमेशा मेरा हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, पॉडकास्ट वाले हैं, वो जुमला काट के लगा देते हैं। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी की 2 तरह की जंग होती है। एक जंग होती है जो उसको अपने आप से लड़नी होती है और एक जंग वो होती है जो उसको अपनी सोसाइटी से लड़नी होती है। या तो अगर आप अपने आप से वो जंग जीत जाते हैं ना, तो सोसाइटी से जंग जीतना कोई मुश्किल काम नहीं होता। अच्छा। और इसी तरह फिर हमने बताया उनको, मास कम्युनिकेशन का एक पूरा पैनल बैठा हुआ था। हमने कहा भाई मैं ये इंटेंशनली इस डिपार्टमेंट में आया हूँ
और मुझे रेडियो करने का शौक है। आप किसी भी एंकर का नाम ले लें, तलत हुसैन से लेके किसी भी एंकर का, किसी भी रेडियो जॉकी का, मैं आपको सबके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। और मैं उस ज़माने में एक ऑनलाइन रेडियो हमारे दोस्तों ने इनिशिएट किया था और हम ऑनलाइन वीडियो कर रहे थे। मैंने उसकी कुछ क्लिप्स वगैरह सुनाए और हमने पूरा अपना केस बिल्ड किया और उसके बाद डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और यूनिवर्सिटी का जो कैंपस रेडियो था उसका मैं हिस्सा बना और ना सिर्फ उसका हिस्सा बना बल्कि फिर मैंने एक अपनी और फरमाइश कर दी उनके साथ। अच्छा। तो आम तौर पे जब एग्ज़ाम्स होते हैं जी। तो जो एक असूल चलता आ रहा था, वो ये चलता आ रहा था कि आपको अपने साथ एक वॉलंटियर लेके जाना होता है, जो आपके बिहाफ़ पे लिखता है कि ठीक है? अब आपको नहीं पता, पहले मुझे एग्ज़ाम से पहले मेरी टेंशन क्या है, पढ़ना बाद में होगा यार, वो वॉलंटियर मिल जाएगा, उसको चलो मैं पैसे भी दे देता हूँ, क्या कोई आ जाएगा? सुबह 9 बजे अगर मैं बुला रहा हूँ, क्या वो उठ जाएगा, आ जाएगा? तो मेरी एग्ज़ाम से पहले वाली रात और हमारे बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड दोस्तों की, जो तैयारी से ज़्यादा ये परेशानी होती थी, यार राइटर कहाँ से आएगा? वाओ! तो मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं बट मैं अपने लिए एक और ऑप्शन लेके आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा मैं अपना एग्ज़ाम जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा जी मैं कंप्यूटर यूज़ करता हूँ, उसमें स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर होता है और स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो सारी चीज़ें होंगी। मैंने कहा बेटा ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है, तुम इस वक़्त एक सरकारी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हो और इसमें सालों लग जाएँगे, तो अभी जो चल रहा है सिस्टम उसको चलने दो। मैंने कहा क्यों लगेंगे सालों? मैंने कहा मैं आपसे आपका कंप्यूटर नहीं माँग रहा, मेरे पास अपना लैपटॉप है, मैं अपना लैपटॉप लेके आऊँगा। आपको जिस भी तरह से चेक करना है कि मैं उसमें किसी भी तरह की चीटिंग नहीं कर रहा, आप वो चेक करें। बस आप ये करें, आप मुझे अलाउ कर दें, मैं आपको प्रिंट करवा के ईमेल या जो भी ऑप्शन आप देंगे वो करेंगे। मुझे बस आप अलाउ कर दें कि मैं पेपर क्वेश्चन पेपर दे दें सॉफ्ट कॉपी में बस और मुझे मेरा आंसर पेपर आप ले लें और मैं उसको बिल्कुल प्रिंट करके आपको दे दूँगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में पहली दफ़ा जो है वो मैंने फिर एग्ज़ाम्स दिए कंप्यूटर के थ्रू। अ, और उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये कल्चर डेवलप हुआ और फिर और लोगों को भी इस बात की परमिशन मिलना शुरू हुई। तो टेक्नोलॉजी का That's a huge issue. Wow. I mean, so you brought change in a government institute. That's a wow. That's a huge. I mean, सो वो माइंडसेट की बात होती है ना, सही वो बात। बात उनकी बिल्कुल सही थी कि वो वाइस चांसलर के पास जाते कि एक बच्चा है जो कि नाबीना है, उसने जो है वो कंप्यूटर पे पेपर देना है, आप वो करें। तो वो तो सालों वाक़ई लग जाते हैं। बाद में मैंने कहा ठीक है, हम अपने तौर पे फिर आपको अलाउ कर देते हैं। Great. No, see, that's the thing. I think yeah, सच बात है कि the thing is there are good people there, who really want to help. So, if we assumption हमारी ये है कि लोग बुरे ही होंगे, तो ऐसा नहीं है. There are good people तो there. जब तो शुरू में बात कर रहे थे ना कि हमने डाइनिंग इन द डार्क क्यों किया? क्योंकि हमारे बारे में लोग खुद से फैसले कर लेते हैं। तो हम जब डाइनिंग इन द डार्क करते हैं तो हमको पता चलता है अच्छा, जब 1 घंटे के लिए हम विजुअली इम्पेयर्ड हो जाते हैं, हम ब्लाइंड हो जाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी भी तो वही है। हमें भी तो यू नो अल्लाह Akbar. चीज़ें करनी है। Yeah, that's true. Like empathy, right? Empathy. Empathy पैसे is लगा के बाद एम्पैथी बिल्ड होती है किसी भी शख्स में और अब हमने एक नई चीज़ शुरू की है क्योंकि डाइनिंग इन द डार्क हम इवॉल्व कर रहे हैं। जितने डाइनिंग इन द डार्क हम करते जा रहे हैं, हम खुद भी सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले हमने डाइनिंग इन द डार्क किया था, हम वही करते जा रहे हैं, हम उसको मज़ीद बेहतर करते जा रहे हैं। जबरदस्त. और अब हम एक चीज़ लेके आते हैं उसमें हम लोगों से प्लेज़ लेते हैं। Okay. हम उनको कहते हैं कि ठीक है आप अब हम आपकी ब्लाइंडफोल्ड हटा रहे हैं। अब आपसे ब्लाइंडफोल्ड हट गए, आप ताज़ा-ताज़ा आपको एम्पैथी बिल्ड हुई है। अब आप एक अपने आप से वादा करें कि आप इंक्लूजन के लिए क्या करेंगे? Allah. आपका पर्सनल गोल क्या होगा इंक्लूजन के लिए? तो वो हम उनसे लिखवाते हैं और उनको बोलते हैं इसकी तस्वीर अपने पास रखें Allah. और इस पे अमल भी करें। और बहुत सारे लोग वाक़ई में उसके ऊपर काम भी करते हैं और लोग जो है वो उनकी लाइफ़ में चेंजेज़ आते हैं। That's amazing. That's an amazing story. ज़बरदस्त यार, बहुत ज़बरदस्त. अच्छा अली भाई, एक बात और बताएं, मैं थोड़ा सा प्रोसेस में जाना चाह रहा हूँ. मुझे ये बताएं कि आप जैसे हम पोस्ट लगाते हैं, आप तस्वीरों में भी लाइक कर रहे होते हैं, आप वो कर रहे होते हैं, तो मतलब क्या, मतलब वो किस किस तरह, क्या आप टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं? जैसे मेरी तो बहुत ज़्यादा पोस्ट आप वो करते हैं, कमेंट भी करते हैं,
तो क्या आप वो क्या देख रहे होते हैं उसमें, या क्या आपकी फीलिंग होती है? क्या आपको कुछ, या अल्लाह ताला की तरफ से कोई आपको कोई चीज़ पता चल रही होती है? क्या वो हाउ What are the technologies you use it to even use Facebook? हाँ, अच्छा, एक तो बुनियादी तौर पे जो स्क्रीन रीडर है, ठीक है? आप जब भी कोई तस्वीर लगाते हैं, इनमें से बहुत सारे लोग उसके साथ कैप्शन डाल लेते हैं जी, और वो हम जैसे लोग जो देख नहीं सकते, उनके लिए बड़ी आसानी होती है। इसीलिए हम जब एक्सेसिबिलिटी के असूल की बात करते हैं, जी। तो हम उनको हमेशा कहते हैं कि यार कैप्शन लगा दो, बेशक एक लाइन का लगा दो अल्लाह, और कैप्शन लगा रहा हूँ कि भाई मैं आज इस शादी में मौजूद हूँ, अच्छा, मेरी शादी हो गई, मैं निकाह पे साइन कर रहा हूँ, अ, कुछ भी। ओके, एक तो ये तरीका हो गया, जिसके ज़रिए हमें पता चल जाता है। दूसरा, अब टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट होती जा रही है एआई सिस्टम के ज़रिए और एआई ने तो ज़िंदगी बिल्कुल ही जो आम लोग हैं उनकी तो ज़िंदगी बनाई है और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनकी ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा आसान करती है। अच्छा, कि इमेज डिस्क्रिप्शन आ जाती है कि भाई अच्छा जी फैज़ान साहब हैं, एक ऐसे माहौल में वो बेसिकली अभी इंडिविजुअल्स को तो नहीं रिकॉग्नाइज़ करता, जो फ़ेसबुक वाली टेक्नोलॉजी है। जी, या एट टाइम्स वो कभी कर भी देता है कि इमेज में कंटेन अली खान तरीन, ठीक है? वो शादी में मौजूद हैं या वो मिठाई की टोकरी के सामने मौजूद हैं। तो वो बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन होती है जितनी वो एआई जनरेट कर सकता है, वो जनरेट करके दे देता है। तो उससे एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये तस्वीर डाली है इन्होंने और इस तस्वीर में ये हो रहा है, वो पॉसिबल चीज़ है। So that's amazing. So technology is not just doom and gloom, यानी कि it's helping people. डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली मैं तो समझता हूँ और मैं एक लम्हे के लिए ये रिफ्लेक्ट करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं आती, तो आज हम जो पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए नहीं होते पॉडकास्ट में मतलब मैं कहाँ होता है यार, मतलब स्क्रीन रीडर्स नहीं आते, एआई नहीं आती, ये सारी चीज़ें नहीं आती तो क्या कर रहा होता मैं। ये सोच के मैं बहुत ज़्यादा शुक्र करता हूँ अल्लाह ताला का भी और उन तमाम लोगों का जो आपने सवाल किया था ना, कि जिन लोगों ने ये टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया। मेडिकल साइंस थोड़ी-सी पीछे रह गई है इस सारे मामलात में, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो इस सारी चीज़ों में बहुत आगे जाती जा रही है। और ये ज़रूरी है उस शख्स ने किया होगा जिसके अंदर एम्पैथी होगी, जो वो वाक़ई वो हो सकता है उस प्रॉब्लम में ना हो, लेकिन उसने एहसास किया है, कि यार ये करना चाहिए और आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट बात की है। यकीनन ऐसा भी है कि उन लोगों ने किया, जिनके साथ ये वाक़यात हुआ। कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जो इस चीज़ पे काम करना चाहते हैं। अगेन वही वाली असम्पशन की बेस पे बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी बना लेते हैं विदाउट टेकिंग द इनपुट। अब पर्सन विद डिसेबिलिटी है जिसके लिए वो आप कर रहे हैं, तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। अगेन आपका जो प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स भी देख रहे होंगे, जी, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी कुछ करना चाहेंगे। सो बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप कोई भी इन्वेंशन कर रहे हैं या इवन कोई भी काम कर रहे हैं और हम अक्सर ये एचआर मैनेजर्स से भी बात करते हैं, कॉर्पोरेट्स में भी बात करते हैं और भी बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी, कि भाई अगर आप कोई चीज़, कोई इनिशिएटिव पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए लेके आना चाह रहे हैं, तो उनका इनपुट ले लें। एंड में आप उनको जाके दिखाना दें कि ओके हमने आपके लिए ये सब कदम ये कर लिया है और ये तो बोलता है भाई ये तो करनी ही था, ये तो मेरी ज़रूरत ही नहीं था। या assumption था उनका कि यार आपका मसला ये है, बट आप उससे तो पूछ लो जिसका मसला है। बहुत सारी पॉलिसीज़ बन जाती है, ठीक है? और पॉलिसीज़ इतनी बड़ी-बड़ी यानी गवर्नमेंट लेवल पे भी, मुल्क की सतह पे भी या ऑर्गेनाइज़ेशन में भी, उसमें इनपुट ही नहीं है। अच्छा यार ये एक माज़ूर है, अच्छा इसको ये इसकी ये ज़रूरत होगी और Yeah. फिर एक्चुअली पता चलता है जो असल ज़रूरत है उस पे काम नहीं हुआ है। That's just, I think, there is a issue across society and हमारी especially when हम लोग काम करना चाहते हैं yeah. और हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम सब बहुत अच्छे लोग हैं, सोसाइटी बहुत अच्छी है, लेकिन काम कैसे करना है उसका थोड़ा-सा। नहीं, again, like you said, right, कि आपके from school you had like a great support system over there, but वहाँ पे एक और flip side थी कि बच्चे फिर आपसे दूर हो गए थे। So अगर उन बच्चों के माँ बाप मतलब उनको थोड़ा सा इस चीज़ पे सेंसिटाइज करते कि देखो वो अलग है, लेकिन तुमसे मतलब ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी, ही मे बी, व्हाट आई मीन, लाइक you're still the same but you're different and it's okay, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपके ओवरऑल अगर हमारी सोसाइटी इस चीज़ को समझ ले कि हर किसी में वैल्यू है, कोई ना कोई किसी ने देयर इज समवन हैज एवरीवन हैज समथिंग टू कंट्रीब्यूट, एंड
whatever your skills are, you will only know if you take the time to find them. और आई थिंक अभी मुझे लगता है कि तब के ज़माने में और अब के ज़माने में बड़ा फ़र्क आ गया है और लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज्ड हैं। इसमें मीडिया का भी रोल है, इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का रोल है जो सेंसिटाइजेशन करती है, कॉर्पोरेट्स का रोल है, और मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें और होना ज़रूरी हैं। और जो हम भी काम कर रहे होते हैं, इस पे भी हम आएँगे, तो हम वो हर तरह के सिर्फ़ हम कॉर्पोरेट्स के साथ नहीं कर रहे। वो काम हमने अभी स्कूल्स के बच्चों के साथ देखा है क्योंकि वो भी बड़ा ज़रूरी है। हाँ ना, उसको एहसास ही नहीं है कि यार मुझे, एक तो मैं ये समझता हूँ उसको ये भी एहसास नहीं है कि उसके पास कितनी बड़ी नेमत है। एक तो ये जो है ना, मैं मतलब जब भी आपसे मिलता हूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र बहुत ज़्यादा अदा करता हूँ। और फिर मैं अपने आप को चैलेंज करने की भी सोचता हूँ, और मैं अपनी ऑडियंस को भी इस पे पुश करूँगा कि यार इफ़ अली खान तरीन कैन डू इट, तो यार फिर तो मेरे लिए तो बहुत ही, फिर मुझे तो दुनिया को उलट-पुलट करके रख देना है। मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बिकॉज़ विद दिस स्पेशल एंड अ डिफरेंट लाइफ़स्टाइल, ही इज़ डूइंग टू मच, सो दैट रियली चैलेंजेस मी। तो अगर ये बच्चों को भी जब आप जाते होंगे, उनको अगर आप ये बताएँ, इस डायमेंशन में भी ज़रा सचवाएँ, तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा, और हमारी सोसाइटी जो कि एक नेगेटिव हो चुकी है, वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकती है इसके। और मैं शायद इसको इस तरीके से नहीं लेता अगेन कि सोसाइटी हमारी नेगेटिव है। अच्छा, मुझे लगता है कि सोसाइटी अवेयर नहीं है। जो अवेयरनेस है उसकी कमी है, और अगर वो अवेयरनेस आ जाती है तो फिर चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हो जाती हैं। अक्सर जो एम्प्लॉयर्स पीडब्ल्यूडीज़ को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को जॉब नहीं दे रहे होते, या गवर्नमेंट में जो चीज़ें हो रही होती हैं, वो कहते हैं भाई आप घर पे जाएँ और आपको क्या ज़रूरत है काम करने की? अब मसला ये है कि अगर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसकी भी तो उतनी रिक्वायरमेंट है ना। माशरे में उसको भी कमाना है, उसकी भी एक फैमिली है, उसके भी बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, उनकी शादी होनी है, उनके बच्चे होने हैं, तो वो कौन संभालेगा? हमारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारा काम कर रही हैं, लेकिन क्यों करें? जब एक शख्स खुद से एम्पावर होके कर सकता है तो व्हाई नॉट? हमें तो एक इनेबलिंग सोसाइटी बनानी चाहिए, इंस्टेड कि हम लोगों को डीमोटिवेट करें। और आई थिंक कुछ लोग डीमोटिवेट हो भी जाते हैं। कुछ लोग इस बात से एग्री भी कर जाते हैं कि यार छोड़ो यार, कौन करेगा जब हमें घर बैठे पैसे मिल रहे हैं, हमें जो है वो एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन से फंड्स आ रहे हैं, चैरिटी मिल रही है, तो फिर मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? तो इससे हम फिर सोसाइटी में भी लोगों को थोड़ा-सा डिमोटिवेट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स मेहनत। हाँ, तो बस No, I mean, the thing is, again, Western society ने at least, matlab, the one thing that they've done is invent these technologies is because they understood that everyone has inherent value at least. तो you know, I really wish कि हमारी सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस उस लेवल पे पहुंचे कि हर कोई, अब जैसे बहुत कॉमन चीज़ है, रैंप्स जो है मौजूद नहीं होते हैं हमारे यहाँ बहुत सारी रेस्टोरेंट्स पे, यू नो, दैट्स अ ह्यूज थिंग। आई मीन, एक सिंपल सी चीज़ है, कोई अगर कभी कभार खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको उस वक्त एहसास होता है कि यार काश यहाँ पर एक रैंप होता, मैं अपनी व्हील चेयर आराम से ऊपर ले जाता। सो आई एम श्योर लाइक इफ इफ पीपल आर इंक्लाइन टू देर, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इट्स जस्ट स्मॉल स्टेप्स दैट एवरीवन कैन टेक टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर एवरीवन। आपने बहुत अच्छी बात की है। और स्टेट बैंक की एक पॉलिसी आई थी। स्टेट बैंक की पॉलिसी आपको पता है तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे एप्लीकेबल होती है। जी, स्टेट बैंक कुछ भी कह दे तो उन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे उसको लाओ। अमल करना होता है। स्टेट बैंक की 2021 में एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आई है अबाउट इंक्लूजन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और उसमें इन सारे की एरियाज़ को एड्रेस किया गया है। आपने अगर देखा होगा रिसेंट टाइम में, आपको हर बैंक की ब्रांच के सामने एक पहाड़ी नुमा चीज़ नज़र आएगी। ठीक है? बहुत सारे बैंकों ने बहुत तरीके से काम किया है, लेकिन बहुत सारे बैंकों को जब ये इंस्ट्रक्शन मिली कि यार रैंप बिल्ड करनी है, उन्होंने वो कर दिया, एफिल टावर खड़ा किया। उन्होंने वो एफिल टावर खड़ा कर दिया। और इसमें अगेन वो एक औरत था, उसकी नॉलेज नहीं थी। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ अगेन बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया। उनको सिर्फ कंप्लायंस को मीट करने के लिए उन्होंने वो एक पहाड़ी नुमा बना दी। उस पे एक व्हीलचेयर, क्या एक आम आदमी भी नहीं चढ़ा जा सकता। सही है, आप चढ़ के दिखा दें, उस मैं आदमी को कह दें कि आप चढ़ के दिखा दो भाई इस पे।
तो वही वाली बात कि आप जब तक इंक्लूड नहीं करेंगे जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, उनका इनपुट नहीं लेंगे, या वो इदारे जो काम कर रहे हैं उनके लिए उनका इनपुट नहीं चलिए भाई, मुझे ना इस पे एक वाकया याद आया। वो ये था कि एक दफ़ा ना मेरे पाँव में ना पाँव मुड़ गया, और मैं एक बहुत ही कराची के सबसे बड़े और बहुत मशहूर वाले हॉस्पिटल में गया हूँ, और व्हील चेयर पे मैं जा रहा हूँ। अच्छा, वो जो रैंप थी ना जिसकी भी आपने ज़िक्र किया है, वो रैंप ना बीच में से ना टेढ़ी-मेढ़ी थी, यूँ-यूँ, और जो व्हील चेयर्स थी ना वो भी हिल रही थी। सर, वो जो हल्की-सी हिलती थी ना, उस पे जो मेरी चीखें निकलती थी ना, मुझे उसके वक़्त ये एहसास हुआ कि यार ये कोई ₹2 की चीज़ है यार, कोई इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने तरीके से नहीं बनाया है, उसको सोचा ही नहीं, कभी उसने फीडबैक ही नहीं लिया उससे जो गुज़र रहा था बेचारा रोज़ाना। मेरा तो पाँव मुड़ा हुआ था, लोग तो बेचारे सब टूटे-फूटे आते हैं, अगर वो हिलते होंगे कितनी तकलीफ़ होती होगी उन्हें। So I mean, I think that's perfect, right? Yeah. I mean, अली ने जो अपना social enterprise खड़ा किया है, it is just that, sensitizing people to the needs of, of an entire audience. I mean, from a statistic point of view, can you, do you have any numbers from the top of your head कि कितनी population हमारी disabled है? I'm sorry, that's not the right word. Differently able. पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि यूएनओ यूज़ करता है टू एड्रेस पीडब्ल्यूडीज, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। बेसिकली हमारे यहाँ जो नंबर्स हैं ना उनके थोड़े से मसले हैं, तो हम थोड़ा सा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ कहता है कि दुनिया की तकरीबन 15% आबादी किसी ना किसी माजूरी का सामना कर रही है, और यही अगर सेम फार्मूला हम पाकिस्तान पे अप्लाई करते हैं, तो पाकिस्तान में अगर हम 15% आबादी माजूरी की बात करें, तो वो तकरीबन एक एक 2-3 शहरों की कंबाइन आबादी, कराची, लाहौर की कंबाइन आबादी बन जाती है। अच्छा, उसमें अगेन माइल्ड से सिवियर डिसेबिलिटी है, जिसमें किसी की हल्की, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी की जो टर्मिनोलॉजी है वो एक बिल्कुल अलग है। लेकिन आपका जो फिगर है वो तकरीबन कोई 2.5-3 करोड़ से ऊपर जाता है, जो कि डिसेबिलिटी का सामना कर रहे हैं। So huge. लेकिन वो अंडर रिप्रेजेंटेटिव है, यानी हमारे यहाँ अवेयरनेस की भी कमी है। जब सेंसस होता है इस मुल्क में, और लास्ट टाइम भी जब सेंसस हुआ, अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 1999 का जब सेंसस हुआ, जी। तो सेंसस में ये आया कि पाकिस्तान में कोई आपकी 2.4 मिलियन जो है वो आबादी डिसेबिलिटी का सामना कर रही है। ठीक हो गया। ठीक हो गया, 1999 ये। जी। 1999 के बाद आपको पता है पाकिस्तान में क्या-क्या हुआ? हाँ जी। ठीक है जी। तब 2005 में ज़लज़ला आया, ठीक है? कितने लोगों को उसने माज़ूर किया, जी। ठीक है? उसके बाद फिर वॉर ऑन टेररिज़्म आई, फिर 2010 में सैलाब आया। तो आपके ख़्याल से माज़ूरी का फ़िगर कम हुआ होगा या ज़्यादा हुआ होगा? 100% बढ़ गया होगा। 2018 में जब सेंसस हुआ, तो उसमें वो कहता है कि पाकिस्तान में सिर्फ़ लेस देन 1 मिलियन लोग हैं जो कि माज़ूरी का सामना कर रहे हैं। अब इसमें 2-3 वजूहात हैं, जो मेजर वजूहात हैं। एक तो गवर्नमेंट के एंड से जब वो सेंसस हुआ, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये चीज़ ऐड कराई गई कि अच्छा जी, माज़ूरी को भी गिनना है। तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाई कि अच्छा किस तरीके से पूछना है, क्या करना है। वो जो सेंसस वाले स्टाफ वाला था, वो खुद ही कहता है इसको छोड़ रहे हैं, ये छोड़ो। दूसरा, हमारे यहाँ लोगों के अंदर भी नहीं थी कि अगर आप घर के वालिद साहब से पूछ रहे हैं, वो कहते हैं नहीं, नहीं छोड़ दो, माज़ूरी क्या गिनवानी। ठीक है? तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो नंबर्स हैं वो नहीं आ पाते, और जब नंबर्स नहीं आ पाते तो फिर एलोकेट नहीं हो पाती चीज़ें। तो हम तो फिर डब्ल्यूएचओ वाले फिगर के ऊपर चलते हैं, और उसके मुताबिक तकरीबन जो है वो 15% ऑफ द पॉपुलेशन। बट अभी साइड सेवर इंटरनेशनल और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन से मिलके भी सर्वे किए हैं, जिसके मुताबिक भी कोई जो फिगर आ रहा है वो तकरीबन 12% तक का आ रहा है, जो कि पाकिस्तान में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का है। Wow. So I mean, you can imagine 12% of your population. It's a huge chunk. It's a huge chunk. और वो मतलब आप उसको सर्व नहीं कर रहे। मतलब बात क्या है कि I would say these are business opportunities that are being lost as well, for other organizations. Don't you think? ऑफ कोर्स बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी भी है, खिदमत भी है, और बड़ा काम हो सकता है इसमें, लेकिन क्योंकि पता ही नहीं है, इंसान को पता ही नहीं है कि मसला क्या है, तो वो इलाज कौन करने जाएगा ना? पहले तो डायग्नोसिस होता है ना किसी चीज़ का। अभी तो हमारी वो वाली भी स्टेज नहीं आई है कि आप जैसे बता रहे हैं फिगर्स, और जो फिगर्स अगर
वैसे भी पता चल रही हैं अगर हम आस-पास नज़र दौड़ाएँ। जैसे अभी आपने एक बताया कि जो आदमी व्हीलचेयर पे आ रहा है, वो भी तो डिसेबल्ड ही है ना? तो उसको तो हमने कभी क इस खाते में गिना ही नहीं। तो आज आपने हमें बताया कि यार ये डब्ल्यूएचओ तो इसको भी कहता है कि यार ये है। एक आदमी के कान में आवाज़ ही नहीं आ रही है, एक कान में नहीं आ रही है, लेकिन वो बच्चा अगर क्लास में बैठता है, उसके साथ क्या होता है ये मैं समझ सकता हूँ इस बात को जिसके एक कान में आवाज़ नहीं आ रही। और बल्कि हमारे ऑफ़िसेज़ में ऐसे लोग हैं, मेरी अपनी कंपनी में लड़के काम कर रहे हैं, उसको बेचारे को आवाज़ नहीं आती है, मतलब कम आती है यार। उसका जो मज़ाक उड़ता है ना, वो मैं आपको नहीं बता सकता। वैसी है, ऐसी ये एक अजीब एक मतलब उसकी क्या गलती है? बस You know, again, the thing is कि it's important कि at least organizations अब effort कर रहे हैं to sensitize their you know their staff to the needs of people, right? Or I think your brand, you know, House Foods is a great initiative to do this. So, Apu, what are your next thoughts of, you know, to where do you see House Foods going? अच्छा, जो बातें हमने सारी की ना, तो हमें लगता है कि गैप है, और ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन एक जनरली गैप है, ठीक है? कि सेंसिटाइज़ेशंस के ऑप्शंस मौजूद नहीं हैं, ठीक है? लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से सेंसिटाइज़ होना है, लोगों को डिसेबिलिटीज़ की डेफिनेशंस नहीं पता, लोगों को डिसेबिलिटी के साथ लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, वो सारी चीज़ें नहीं पता, वो राइट एटिकेट्स क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक विजुअली इम्पेयर्ड है, हमारे साथ क्या होता है कि मैं देख नहीं सकता ना फ़िज़ात, जी, मेरे साथ अगर कोई इंटरैक्ट करना शुरू हो गया, वो ऊँची आवाज़ में आके बात करना शुरू की। ए भाई, देख नहीं सकता, सुन सकता हूँ उससे आप। तो ये वो चीज़ें हैं कि भाई मतलब अच्छा, और फिर अक्सर ये भी होता है कि मतलब आप मैं अगर हूँ, कहीं गया हूँ, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ कि वो मेरे साथ अगर उसामा है, मेरे साथ कोई भाई है, बहन है, कोई भी है, जो कि देख सकता है, तो वो उससे पूछेगा, "अच्छा जी, इनसे पूछ के बता दें ये खाने में क्या लेंगे?" भाई मुझसे खुद पूछ लो, क्या बोलना मतलब। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि वही सुपीरियर जी भाई, इसके अंदर आपका काम बहुत आता है कि आप जो है ना इस सीन के साथ बैठ के ना ये वाले जो इश्यूज़ है ना इसके ऊपर कंटेंट करें यार, ये तो बड़ी ज़रूरत है इन लोगों की यार। हमारे साथ जो हम अपने लोग मेरे पास एक बच्चा भी काम करता है, उसके साथ हुआ ये है कि वो स्टडीज़ में बहुत अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था। और मैं उसकी स्टोरी को इधर घुमा के सुनाऊँगा ताकि वो सुने नहीं और उसको समझना है। लेकिन उसने मुझे एक दफ़ा बताया, मैं कहा यार ये तुम ये इतने गुस्से में क्यों रहते हो और ये क्या है तुम्हारा, ये सेटिंग क्यों आउट है? तो कहने लगा कि एक दफ़ा मुझे मेरे स्कूल टीचर ने बुलाया, मेरे वालिद साहब को भी और मुझे भी। और मुझे बुलाया और उसने कहा कि आपका बेटा जो है ना ये पागल है। आपका बेटा पागल है और ये हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता। तो उसने जो मुझे हज़रत इसकी जो मंज़रकशी की थी ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि वो दिल उसने कहा कि मेरा दिमाग जो है ना ऐसा उसके अंदर समोया था और मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी ने मेरे भेजे को झंझोड़ दिया। उसने ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए और वो अभी थोड़ा-सा उसकी ज़रा ना मतलब अलाइनमेंट थोड़ी-सी है कि वो आप समझ जाएँगे, वो थोड़ा-सा डिसोरिएंटेड हो गया है। इसी वजह से कि और उसने मुझे मैंने कहा यार तुम ऐसे क्यों करते हो? तो उसने कहा कि यार मेरे साथ ये हुआ। तो यानी कि एक टीचर ने गलत तरीके से उस बच्चे से बात की है और उसका दिल टूट गया और वो टूट ही गया है। I mean, that's something we can all. छोटी चीज़ें होती हैं, सो Yeah, या yeah. कंप्लीट है। No, no, please, please. You are the right person to talk about it because, but I'll just, you know, sound the same thing. कि हम again, I think we can all talk about it कि जो trauma हमारे childhood में इस तरह की चीज़ों से होता है, वो हमारी सबकी trajectory change कर लेता है. Like you were talking about your neighbor, I was like, यार, I can tell. और देखे ना, मैंने ये नहीं बताया कौन राइट है, लेफ्ट है, लेफ्ट है। बट ये तो देखना चाहिए बस ये उनको देखना चाहिए ये वो कितना किसी को भी दे एंट क्योंकि the thing is, कहते हैं ना हमारे अल्फाज का चुनाव बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए क्योंकि आपका एक लफ्ज़ किसी को बना सकता है, आपका वही एक लफ्ज़ किसी को बिगाड़ सकता है। एंड आई थिंक इट्स अ टेस्टामेंट टू माशाल्लाह योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर सपोर्ट सिस्टम जिसने आपको इनेबल किया है कि आप इन चीज़ों को यू नो यू बीन एबल टू गेट थ्रू दिस फायर। मतलब ये तो आग है ना, आग का दरिया है लिटरली आई वुड से कि यू नो यू आर नेविगेटिंग थ्रू सो मच डेंजर दैट्स अराउंड अस। बट माशाल्लाह से क्योंकि आप इंटरनली इतने स्ट्रांग हैं कि आप ये नेविगेट कर पाए। मोस्ट पीपल डोंट हैव दैट अपॉर्चुनिटी
And I think if anything, today's podcast, the key takeaway is कि भाई अगर कोई भी सुन रहा है और किसी को कोई जानता है कि वो किसी भी को भी जानता है at any capacity कि कोई भी disabled है, कि यार आप do not assume, just at least पूछो तो सही, बात तो करो, and try if आप समझ नहीं सकते पूरी तरह, appreciation तो ले आए दूसरे बंदे का for whatever problem they're going through. हमारे दोस्त कहानियाँ सुनाते हैं हमें और वो हमारे दोस्तों के साथ इस तरह के भी वाक़यात हुए हैं कि वो खड़ा हुआ था सड़क पे, एक विजुअली इम्पेयर्ड किसी और काम से। तो एक बंदा आया, उसने उसका हाथ पकड़ा और वो सड़क के उस दूसरी उसको लेके क्रॉस करा के उधर बैठ गया। जब वो उसको उसने ज़रान सारी जर्नी में बोला, भाई बात सुने, मतलब बोले, हाँ, हाँ, ठीक है, मैं लेके जा रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जब 2 सड़कें उसने क्रॉस करा दी, उसने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, अब आपको और कोई ज़रूरत है? उसने कहा भाई मुझे सड़क ही नहीं क्रॉस करनी थी। Ah, तो ये वाला है, बट अगेन मैं ये ज़रूर बार-बार एक एक जो कि टेक अवे है कि भाई हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, बट मसला ये है कि उनको पता नहीं होता कि उनको क्या काम और किस वक़्त करना है। अल्लाह अकबर। या assumptions ना करें, पूछ लें। अच्छा अली भाई, आज अली तरीन साहब जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी हमने आपको देखा शार्क टैंक, एंड इट वाज़ एन अमेजिंग पिच, और भी लोगों की हम देखते रहते हैं बहुत माइन्यूटली। मैंने आपको रास्ते में भी बताया कि आई एम अ क्रिटिक, मैं देख रहा होता हूँ कि यार, तो आपने बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे पिच की और बड़ा, तो व्हाट इज़ द आइडिया, मतलब ये किस तरह हुआ, इतना अच्छा आपने कर लिया? और फिर वो हिस्ट्री ऑफ, आप मुझे बता रहे थे कि वो हिस्ट्री में कभी किसी को ग्रांट इस तरह नहीं मिली है, तो इट इज़ अगेंस्ट द फॉर्मेट, तो ये वहाँ पे भी इन्होंने एक नई दुनिया कायम की ना, एक बिल्कुल ही एक नई स्टोरी जैसे कि इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन में की। तो मुझे इस बारे में बताएं, एंड हाउ डू यू कम अप के यार मुझे वहाँ जाना है, मतलब अपना स्केल कैसे बढ़ाना है, वो कैसे किया उन्होंने? अच्छा, शार्क टैंक पाकिस्तान जब पाकिस्तान में आ रहा था, तो जब पहली दफ़ा मैंने देखा, और आप क्योंकि एंटरप्रेन्योरल साइड पे हैं और आपको पता है कि जब ये इसकी स्क्रीनिंग हो रही थी तो इसकी कोई बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं हो रही, राइट? लेकिन इत्तेफ़ाक से मुझे एक आर्टिकल मिला और मुझे पता चला कि यार शार्क टैंक पाकिस्तान में आ रहा है, और मैंने उस टाइम ही ये डिसाइड कर लिया था कि अब शार्क टैंक पाकिस्तान आ रहा है तो ख़ास फूड्स को भी इस शार्क टैंक पाकिस्तान में होना है। आई वाज़ नॉट श्योर कि हम सेलेक्ट कैसे होगा हुए क्या? या नहीं होंगे, कैसे होगा, क्या होगा? लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि हमने अपनी एफ़र्ट ज़रूर डालनी है इसमें, और फिर वहाँ से हमने एफ़र्ट्स शुरू की और जो रिक्वायरमेंट थी उनकी, वो सारी हमने पूरी की। अ, मुझे ये पता था कि शार्क टैंक कोई आसान चीज़ नहीं है और इसको मुझे आसान नहीं मिला। एट टाइम्स मैं बहुत चीज़ों को आसानी से लेता हूँ, ख़ास तौर पे मीडिया इंटरैक्शन, मुझे लगता है मैं बहुत उसको ईज़ी लेता हूँ। मीडिया इंटरैक्शन की वजह ये है कि मैं खुद मास कम्युनिकेशन का हूँ, फिर हमारा वेंचर वायरल भी रहा, तो वो मैं कोई प्रिपरेशन नहीं करता। बट दिस शार्क टैंक मुझे पता था कि इसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन चाहिए, एफ़र्ट्स करनी है, पिच पे काम करना है, और हमने इनिशियली फॉर्म वगैरह फिल किया, एक वीडियो पिच बनाई और सारा कुछ, और अपने एंड से चीज़ें कर दी, ये सोचे बगैर कि हम सेलेक्ट होंगे या नहीं। ठीक है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। कुछ चीज़ों का आपको पता होता है कि हाँ यार, इसमें मुझसे बेस्ट कोई नहीं है। कुछ चीज़ों का आपको पता होता है कि यार नहीं होगा, ठीक है? इस पे मैंने अपने दिमाग को कह दिया कि तुमने ना ये सोचना है कि हमसे बेस्ट कोई नहीं है, तुमने ना ये सोचना है कि ये नहीं होगा। जस्ट डू योर वर्क, और उसके बाद जो भी होता है वो होता है। हमारी पहली स्क्रीनिंग हुई और हमने जब आइडिया पिच किया, अच्छा, पहली स्क्रीनिंग पे मुझे पता चल गया था कि हो गया काम। हो गया। अच्छा अली भाई, आपकी बात मुझे याद आ रही है, हम कहते हैं ना, हमेशा मुझे कहते हैं हाफ ऑफ द जॉब इज जस्ट शोइंग अप। या यस, सो ये हमारे जो सोच रहे हैं ना लोग बैठे, बड़े बड़े बाबे, कि यार चलो यार, अभी करना ही नहीं है, कर लेंगे यार, कर लेंगे। ओ भैया, हाफ ऑफ द जॉब आपने सिर्फ सोच लिया और एग्जीक्यूट कर दिया, यही हो गया बस। बहुत थे ना, अब माशाल्लाह। अब अगली तो नहीं, अली भाई, अगली कहानी सुन। यस अली, इसके रही है 20 कंटिन्यू, जबरदस्त। तो हम जब पिच कर रहे थे, हमें ये तो पता था कि हमने शार्क टैंक में पिच करना है। अब बहुत सारे आइडियाज़ थे, हमने सोचा था कि हम क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हमें हमेशा ये कहते थे और हमारे अंदर से भी ये आवाज़ आती थी, यार एक डार्क कैफ़े बनाना चाहिए।
और डार्क कैफ़े के हमारे से हमने पूरी सारी वर्किंग की और ये बड़े एक्सक्लूसिव कंटेंट है आपके लिए, किसी को नहीं पता होगा ये कि हमने बेसिकली क्या सोचा था और क्या हम पिच करने वाले थे। तो हम इस कॉन्सेप्ट के साथ आए और हमने बहुत ज़्यादा वर्किंग शुरू कर दी कि हमें एक डार्क कैफ़े बनाएंगे, सारी फिजिबिलिटी, सारी रिसर्च, कौन से इलाके में होना चाहिए, किस तरफ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। बट इन द मीन टाइम जो एक चीज़ मुझे था कि यार इसमें आपने मेंटोरिंग ज़रूर लेनी है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को ज़रूर इन्वॉल्व करना है, चीज़ों को ज़रूर सोचना है कि किस तरीके से होनी है, यानी आइसोलेशन में कोई काम नहीं करना। और ये बहुत सारे नौजवानों के लिए भी मैसेज है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अन्य खास समझ लेते हैं ना कि हमसे बेस्ट कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, जो लोग पूरा एक्सपीरियंस करते हैं अ, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हमने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को एंगेज करना शुरू किया, रिसर्च की, सारा कुछ किया और हम इस आइडिया पे आए कि यार हम डार्क कैफ़े पिच करते हैं। अच्छा, डार्क कैफ़े की अमाउंट सारा कुछ आपको पता है, कैफ़े पिच करना, एक रेस्टोरेंट आउटलेट बनाना, सारा कुछ बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सा पैसा इन्वॉल्व होता है। हमारे एक मेंटोर थे, हम उनके पास एक आइडिया लेके गए और हमने कहा कि भाई ये चीज़ें हैं, हम करना चाहते हैं। और उन्होंने हमें एक बात समझाई, उन्होंने कहा कि यार देखो, अच्छा आइडिया कर सकते हो और तुम कर लोगे, बट व्हाई नॉट कि तुम एक डार्क जगह बनाओ, एक ऑडियंस के लिए होगा और उस पे हम चीज़ें करें हैं सारी। तुम जो अपना कोर मिशन और विज़न लेके चल रहे हो, उसी विज़न के साथ चल रहे हो और कोर विज़न और विज़न क्या है कि हम अब तक अपने आउटलेट्स में नहीं करते चीज़ें, हम अपने एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज़ेशन में लेके जाते हैं, हम उसको मॉडिफ़ाई करते हैं। और फिर हमने ये डिसाइड किया कि ठीक है, जो चीज़ फ़ास्ट फूड्स में है, हम वही लेके जाएँगे डाइनिंग इन द डार्क के कॉन्सेप्ट को। हमने वो फाड़ दी सारी फिज़िबिलिटी रिपोर्ट सब कुछ कि भाई कुछ नहीं करना, और फिर हमने कहा कि नहीं, हम इसके साथ ही जाएँगे। और फिर उसने जो है वो क्या, तो फ़ास्ट फूड्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। फ़ास्ट फूड्स आपको नाम से लगता होगा कि सिर्फ़ फूड वेंचर है, इट्स नॉट लाइक दैट। एक सिर्फ़ फूड वेंचर नहीं है, एक सोशल एंटरप्राइज़ है जिसका सोशल इम्पैक्ट है। मेनली हम अभी तक 3 एरियाज़ में काम करते रहे हैं। एक हमारा डाइनिंग इन द डार्क है, जो हम एक्सपीरियंस लेके जाते हैं ऑर्गेनाइज़ेशंस में और लोगों को इनवाइट करते हैं, ब्लाइंडफोल्ड करते हैं, खाना सर्व करते हैं और उनको सेंसिटाइज़ करते हैं। दूसरा हमारा एक क्लाउड किचन है, जहाँ से खाना जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं थ्रू आउट कराची। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा एक सोशल इम्पैक्ट है, वो ये कि हम चाहते ये हैं कि अगर पिज़्ज़ा एक पाकिस्तान की पहली विजुअली इम्पेयर्ड शेफ़ है, तो वो सिर्फ़ पिज़्ज़ा ही नहीं रहे। देखिए, और लोगों को सिखाना है, और लोगों को आगे बढ़ाना है। चाहे हम सोशल वेंचर से इस इनिशिएटिव से अगर इकोनॉमिकली एम्पावर हो रहे हैं, तो सिर्फ़ हम तक महदूद नहीं रहना चाहिए, और लोगों को एम्पावर करें और इसीलिए हम फिर और लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। अब चाहे तो वो उसको इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट होने के लिए यूज़ कर लें और चाहे तो वो उसको अपनी पर्सनल लाइफ में कर लें, क्योंकि बहुत सारी जो विजुअली इम्पेयर्ड लड़कियां हैं, उनके रिश्ते क्यों नहीं होते, अगेन अवेयरनेस वाली बात। और लोग जो उनके ससुराल वाले होते हैं, अगर कहीं बात चलती भी है, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जनरली बहू का काम क्या है कि उसने खाना संभालना है, किचन संभालना है। वो कहते हैं कि अच्छा, एक ब्लाइंड बहू लेके आएंगे, वो किचन कैसे संभालेगी, ठीक है, या उसके आसपास कोई नहीं है, तो वो कैसे खाने वगैरह का सिलसिला करेगी। तो हमारा एक मकसद ये होता है कि हम उन लोगों को ट्रेन करें और एट इंडिपेंडेंटली कुकिंग करना सिखाएं या इंडिपेंडेंट लाइफ होना सिखाएं, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसमें से बहुत से लोग के साथ हम इंगेज हो जाते हैं और हम उनको कुछ ऑर्डर्स दे रहे होते हैं, हम उनको कनेक्ट करते हैं कि भाई हमारे पास ये ऑर्डर है, हम चाहते हैं कि आप लोग करें। कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ में कर रहे होते हैं, बहुत से लोगों की इस कोर्सेज़ के बाद शादियाँ हो जाती हैं या बहुत सारे लोगों की शादियाँ होने वाली होती हैं लड़कियों की, तो वो इस कोर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं और वो और उनके ससुराल वाले हमें दुआएँ देते हैं। तो सोशल इम्पैक्ट के साथ-साथ ये एक हिम्मत खल्क वाला भी काम है। अच्छा अली, इसके अंदर आप ये बताएं मुझे कि व्हाट इज़ द प्रोसेस इफ समवन वांट्स टू जॉइन आफ्टर वाचिंग दिस, हाउ दे कैन रोल विद दैट ट्रेनिंग, दैट द ट्रेनिंग पार्ट, what is the process and is it online and the services and all that, क्या फिजिकली आना पड़ता है, कोई आदमी मियाँ चुन्नू में बैठा हुआ है वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे, वो आपकी ट्रेनिंग से कैसे पार्ट बने, प्लीज़ उसके बारे में ज़रा बताएं। तो अच्छी चीज़ है। अब जो हमारा
जो बहुत सारा काम है उसमें हमने ट्रेनिंग करनी है, और शार्क टैंक से भी हम इसी चीज़ पे जो है हमारी डील हुई है। तो हम बहुत सारे लोगों को अभी यानी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होने वाली है। तो वो सिंपली चाहे वो मियाँ चुन्नू में बैठा हुआ है या गिलगित बल्तिस्तान में बैठा हुआ है, यू नो किसी भी पहाड़ पे बैठा हुआ है या किसी भी दरिया के कोने पे बैठा हुआ है, तो वो हमसे राब्ता करे अगर उसके पास रीजनल एक्सेस है या उसकी फैमिली देख रही है। तो इसमें अगेन इन पर्सन कोर्सेज तो होंगे जो कि कराची में भी होंगे, लाहौर में भी होंगे, इस्लामाबाद में, मेजर सिटीज़ में लेके जाएंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे जहाँ मेजर सिटीज़ में जा रहे हैं तो उनके साथ साथ जो इलाके हैं हम उनको इंगेज करें। और दूसरा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ़िज़ा करती भी रही हैं कि बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन भी वो सिखा रही होती हैं। तो अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और आपको अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है, तो आप सिंपली आपको हमसे राब्ता करना है, हमारे पेजेस, हमारी वेबसाइट के थ्रू, और फिर हम आपके साथ खुद राब्ता करेंगे और हम आपको बताएँगे कि हम कब और कैसे आपके इलाके में या आपको हम कैसे ये ट्रेनिंग दे सकते हैं। ग्रेट, अमेजिंग। नो आई मीन आई एम रियली रियली हैप्पी कि आपने एक्चुअली ऑनलाइन को कंपोनेंट को इनकॉर्पोरेट किया अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर, बिकॉज अगेन द रियल इम्पैक्ट इज कि हम जिस टेक्नोलॉजी से आपने खुद you've taken so much advantage of, you are now paying it forward. बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर मैं आज अली खान तरीन शार्क टैंक में चला गया या और वेंचर्स में चला गया, तो अगले साल भी तो किसी को आना है, तो वो भी तो तैयार होना चाहिए ना। सिर्फ़ अली खान तरीन क्यों या सिर्फ़ फ़िज़ा हुसैन ही क्यों जो कि कुकिंग कर रही है, और लोगों को भी तो ट्रेन होना है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ आपको अपने लिए रोल मॉडल्स बनाने होते हैं, और इसी तरह सोसाइटी फिर आगे बढ़ती है। अली, मुझे ये बताएं, जो आपकी ट्रेनिंग्स हैं, ये इसका स्कोप आप मुझे पहले भी बता रहे थे और मैं अपनी ऑडियंस के लिए दोबारा पूछना चाहूँगा। आपने मुझे बहुत ज़बरदस्त बात की थी। आपने कहा था कि वी आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन जस्ट कि एक आदमी है जिसको खाना पकाना आता है, उसको ज़बरदस्ती आप खाने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो यू सेड दैट द स्कोप विड बी सो इमेंस, क्योंकि म्यूज़िक किसी को करनी है तो वो कर लेगा, किसी ने कुछ कोई और काम करना है तो वो उसके ऊपर ये इतना स्कोप ऑफ वर्क आप अपना फैलाएँगे, तो उसके लिए कोई सिस्टम डिवाइस हो रहा है, कोई चीज़ें हो रही हैं, और उसके ऊपर क्या सोच रहे हैं आप? किस तरह ग्रेजुअली आप इसको ग्रो करेंगे? अच्छा, हम इसके कुछ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स बना रहे हैं, और हम अपने आप को केएफसी को सिर्फ कुकिंग की ट्रेनिंग या फूड की हद तक महदूद नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम वो लीडिंग फोर्स बने जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी की एम्पावरमेंट का ज़रिया बने। चाहे वो कुकिंग में हो, चाहे वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का बेहतर तरीके से यूज़ करने में हो। तो इस पे वी बीन वर्किंग ऑन दैट, और हमारे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स डेवलप हो रहे हैं। और वो लोग जो कि इस सारी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, जो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, यानी चाहे वो इकोनॉमिकली भी हो, चाहे वो पर्सनल अपनी लाइफ में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी को सीखने में हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने उनके लिए बना ली हैं, और वो हमारे साथ जो है वो राब्ता कर सकते हैं, और उसके बाद हम उनको बताएँगे कि किस तरीके से हमारे पास उनके लिए टेलर्ड प्रोग्राम्स हैं। और सिर्फ़ हम उन लोगों के लिए नहीं जो कि बिल्कुल बिगिनर्स हैं, बल्कि आपने सोचा होगा ना, आप सबने कॉर्पोरेट्स का आपको पता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशन में आपका एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो है वो प्रोग्राम्स होता है, और उसमें हर दूसरे दिन बाद हर महीने का एक कैलेंडर आ रहा होता है, जिसमें ट्रेनिंग्स हो रही होती है कि आपने एक्सेल की ट्रेनिंग लेनी है, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ट्रेनिंग लेनी है, आपने कम्युनिकेशन स्किल्स की लेनी है। अब बहुत सारे लोग प्लेस तो हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो व्हेन इट कम्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो वो टेलर्ड ट्रेनिंग, क्योंकि अगर एक्सेल की ट्रेनिंग है, अगर वो माउस के ज़रिए बता रहा है या स्क्रीन स्क्रीन पे विजुअल्स एलिमेंट के ज़रिए बता रहा है, तो वो एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए या पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट जो देख नहीं सकता, उसके लिए तो किसी काम के लिए नहीं। या वो शख्स जो सुन और बोल नहीं सकता और उस ट्रेनिंग में साइन लैंग्वेज नहीं है, तो वो उसके लिए तो किसी काम के लिए नहीं है। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को वो सॉल्यूशंस नहीं मिलते, या अगर सॉल्यूशंस हैं भी, तो बहुत महदूद सॉल्यूशन है। तो हम अपने ऑपरेशंस को इस हद तक भी एक्सपेंड करें कि हम वो सारी सर्विसेज और ट्रेनिंग्स कॉर्पोरेट्स को भी प्रोवाइड करें, जिसके ज़रिए से वो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कि लेफ्ट आउट फील करते हैं एट टाइम्स ट्रेनिंग्स में, या वो नहीं शामिल हो पाते,
तो वो उनके लिए भी ट्रेनिंग। सो एट द सेम टाइम हम ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूसिव बनाने में, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को ऑनबोर्ड करने में, और सारी जो जिसे कहते हैं ना, इन सारी चीज़ों से गुजारने में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। वही वाली बात कि कैसे करना है वो नहीं पता, तो हम उस चीज़ में एक्सपर्टीज रखते हैं, बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो हम उनको असिस्ट कर रहे हैं और आगे भी जाके करेंगे। Great. तो हम सिर्फ फूड कंपनी तक महदूद नहीं रहना चाहते, हम इससे बहुत आगे जो है वो निकल रहे हैं। Amazing. It's really, really great. And I mean, it's so insightful कि आपका मतलब the fact is you recognize कि आप सिर्फ फूड के अंदर महदूद नहीं रहेंगे. There are so many places where your brand can, expand on and really help people. So, Fizad, थैंक यू अली फॉर बीइंग ऑन द शो। और अगर आप लोग देख रहे हैं और आप समझते हैं कि अली कैन बी अ कैटलिस्ट फॉर यू, तो इनके जो लिंक्डइन प्रोफाइल्स है वो हम नीचे शेयर कर देंगे। आप प्लीज़ इनसे रब्ता करें, इनकी वेबसाइट विज़िट करें और हेल्प हिम टू बिल्ड दैट इम्पैक्ट दैट ही हैज़ इन माइंड। और इंशाल्लाह ताला इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा पूरा स्टेज, जो 15% लोग इन्होंने बताए हैं कि वो डिसेबिलिटी में हैं, वो सारे लोग स्टेज उठाएगा और हम एक अच्छी नेशन बनने में हमें काम करेगा इंशाल्लाह। so with that, signing out. Peace.